जय हिंद डियर कैडेट्स। होप सो आप सभी ने प्रैक्टिकल बहुत अच्छा दिया होगा और आपकी थ्योरी एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरी आपको एक छोटे से वीडियो में दी जा रही है। इसे आपको ध्यान से सुनना है। आप प्रैक्टिकल वाले पार्ट को पूरा कर चुके हैं और आपको ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग इन फायरिंग, मिक्स सब्जेक्ट्स एंड आर्म फोर्सेस फोर्थ पार्ट, इन सब को रिटन एग्ज़ाम में फेस करना है। सो आप के इस सिलेबस में जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते थे जिन्हें हम बार बार भूल जाते हैं, उनको इसमें शामिल करा गया है। आप प्रत्येक पार्ट में एक सेफ स्कोर को आपके दिमाग में सेट कर लें कि जो भी आपके पेपर में जितने भी मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स दे रखे हैं, उसका हाफ मार्क्स उसके सेफ स्कोर होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। इस बार आपके क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करा गया है, तो वहाँ आपको इंस्ट्रक्शंस में जो भी फॉर्मेट दिया जाए कि उसमें कोई ए के फॉर्म में, अ के फॉर्म में या वन के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आपको गोला बनाकर भरना है या बॉक्स बनाकर आपको खुद लिखना है। उसमें ट्रू फॉल्स में आपको राइट करना है या टी लिखना है, फॉल्स लिखना है, एफ लिखना है, या जो भी फॉर्मेट आपको उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए दिया गया हो, आप उसे फॉलो करेंगे। ओके। आपको कोई भी क्वेश्चन जितने मार्क्स का है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ये बात हम कर चुके हैं। इस तरीके से आप पेपर में साफ सुथरा लिखें, जैसे इस पेपर में लिखा गया है, कितना सुंदर लिखा गया है। कहीं भी कोई मार्क नहीं, कहीं किसी चीज़ को गलत नहीं करा है, फिर से दोबारा किसी भी चीज़ को नहीं लिखना है। जो भी क्वेश्चन पेपर में आप जो भी चीज़ आप आंसर करने वाले हो, है ना, उसको पहले ही सोच लें कि मुझे यही लिखना है और मैं फाइनल यही रखूँगा। देखो, ड्रिल से आपके पहले पार्ट में ड्रिल से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं उन्हें एक नज़र में देखते हैं। बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसलिए हम थोड़ा जल्दी करेंगे। अगर ड्रिल के इन्वेंशन की बात आती है तो जनरल ड्रॉल का नाम आता है और 1866 जर्मनी। अगर ऑप्शन में 1666 भी हो और अगर 1866 नहीं है तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आंसर्स अपने प्रीवियस ईयर पेपर में माने गए हैं। अगर ड्रिल के टाइप की बात करते हैं, ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल। अगर ओपन ड्रिल की बात करते हैं तो ये फील्ड एरिया में जो होने वाली ड्रिल की बात करते हैं, और हम जो ड्रिल करते हैं वो क्लोज ड्रिल होती है, जो हम परेड ग्राउंड में करते हैं। अगर एम्स की बात करें तो इसके मोटो को लेकर जो जितनी भी चीज़ें बनती है, यूनिटी इन डिसिप्लिन, ड्रेस ऑफ सेंस, कमांड कंट्रोल, क्विक मूवमेंट, सेल्फ रेगुलेशन, जितनी कुछ भी अच्छी चीज़ें हैं वो सारे ड्रिल के उद्देश्य में आते हैं। अगर हम इनके प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो प्रिंसिपल्स में हम 3 प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। कोऑर्डिनेशन, मिलजुल कर चलना, स्मार्टनेस, फुर्ती, एक स्फूर्ति की बात जहाँ आती है वो स्मार्टनेस है, और स्टेडीनेस की जहाँ बात करते हैं तो वो स्थिरता को लेकर है, स्टेबल रहना। अगर वर्ड ऑफ कमांड की बात करते हैं तो वर्ड ऑफ कमांड में आप 2 तरीके की कमांड को फेस करते हैं। उसके 2 प्रकार हैं। एक है क्वेश्चनरी, चेतावनी, जब हम कोई भी जैसे बोलते हैं परेड, तो हम चेतावनी दे रहे हैं। और जब हम कार्यकारी की बात करते हैं, जब एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, तो जो हमें कमांड देना होता है, जो हमें काम करवाना होता है कि सावधान, दाएं मोड़, बाएं मोड़, तेज चल, जो लास्ट वाली चीज़ होती है जो हम करवाना चाहते हैं वो होती है कार्यकारी, जिसे हम एग्जीक्यूटिव के नाम से जानते हैं। परेड्स की कुछ कमांड हैं, उनके मीनिंग हम बहुत बार देख चुके हैं, ये बहुत इजी है और ये आपको आता है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं कि ड्रिल में अपन खुली लाइन की जो डिस्टेंस की बात करते हैं 2 लाइंस के बीच की, तो वो 150 इंचेस हैं। और अगर निकट लाइन में हम 2 लाइंस के बीच की डिस्टेंस मेज़र करते हैं तो वो होती है 60 इंचेस। ठीक है। सावधान में अपन एंगल की बात करते हैं, हमारे टोस के बीच में जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री का होता है, और विश्राम में हम 12 इंचेस के साथ चलते हैं, 12 इंचेस का गैप रखते हैं। उसके बाद अगर अपन स्पीड मार्चिंग की बात करते हैं तो स्पीड मार्चिंग में बहुत सारी
बहुत सारे फैक्ट्स हैं, पर हम अगर पर मिनट हमें एक जनरल पूछा जाए कि स्पीड मार्चिंग जो तेज चाल होती है उसमें कितने कदम होते हैं पर मिनट, तो 120 कदम होते हैं। इसमें आपसे थोड़ा गहरा प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकता है कि जो गर्ल कैडेट होती हैं वो 110 कदम प्रति मिनट लेती हैं, और जो बॉय कैडेट होता है वो 116 मिनट प्रति कदम लेता है, और जो रेजिमेंट होती है ना, जो अपनी आर्मी रेजिमेंट हैं, जो भी रेजिमेंट हैं, वो 120 कदम लेती हैं। तो ये इन्होंने एक जनरल बताया है। बाकी अगर आपको पर्टिकुलर पूछा जाए गर्ल्स का, बॉयज़ का, तो आपको अलग अलग लिखना है। ओके, स्लो मार्चिंग में पर मिनट 70 कदम होते हैं। ओके, उसके बाद अगर अपन बात करते हैं कि ड्रिल में सैल्यूट्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो हम सैल्यूट के 3 टाइप्स की बात करते हैं। जहाँ राष्ट्रीय सैल्यूट की बात आती है, हम नेशनल फ्लैग, प्रेसिडेंट, गवर्नर रैंक के जो लोग हैं उन्हें हम राष्ट्रीय सैल्यूट देते हैं। और जनरल सैल्यूट की जहाँ बात आती है, तो मेजर जनरल रैंक से जितने भी ऊपर डिग्निटीज़ होते हैं, जो मेजर जनरल रैंक से ऊपर रैंक रखते हैं, उन सभी को हम जनरल सैल्यूट देते हैं। और जो मेजर रैंक से ऊपर वाले डिग्निटीज़ होते हैं और मेजर रैंक का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें हम सलामी शस्त्र देते हैं। गार्ड ऑफ ऑनर में अगर स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो प्रेसिडेंट जो है उन्हें हम 150 कैडेट्स का मतलब गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं उसमें। और वाइस प्रेसिडेंट और जो पीएम हैं उन्हें हम 100 कैडेट्स का, और अदर वीआईपीज को हम 50 कैडेट्स का गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं। अगर हम ड्रिल में बैड एंड गुड हैबिट्स की बात करें, तो वो आप अपने खुद को परेड ग्राउंड में इमेजिन करें और आप उसके दोनों पक्षों को वो आंख बंद करके लिख दें, तो आपको याद आ जाएगा। आइज़ रोटेट नहीं करनी है, नीचे नहीं देख के झुक के नहीं चलना है, घसीट के नहीं चलना है, उचकना कूदना नहीं है। ये इसकी बैड हैबिट्स हैं। और अच्छी हैबिट्स में वो सब कुछ चीज़ें जो हमें फॉलो करनी चाहिए, वो सब आपकी अच्छी आदतों में आ जाएगी। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं कि ड्रिल में इतने सारे चीज़ें, इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। आपको सिर्फ 10 मार्क्स के लिए ही ड्रिल में ड्रिल को आपको फेस करना है, सो डोंट वरी। अगर अपन बात करते हैं वेपन ट्रेनिंग एंड फायरिंग की, तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन ही बनता है कि फायरिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो फायरिंग के 3 ही प्रिंसिपल्स हैं, और इन्हें आपको एज इट इज़ लिखना है किसी भी फॉर्मेट में। ऐसा नहीं कि आप एक ही सिंगल लाइन में लिख दो कि प्रिंसिपल्स ऑफ गुड फायरिंग, गुड होल्डिंग, करेक्ट एम, करेक्ट ट्रिगर ऑपरेशन, नॉट। ये एक फॉर्मेट नहीं है। हम इसे इस फॉर्मेट में लिखें, या आप किसी शेप में इसे डालिए, या आप कोई कोई शेप बना दीजिए, है ना, कोई कोई सर्किल बना दीजिए। उसमें भी आप कोई इस तरीके की शेप बना सकते हैं कि तीन तीन आपने रेक्टेंगुलर बना दिए और तीनों में एक 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 दो तीन लिख दिए। मतलब आपका आंसर एग्जामिनर को मेहनत ना करवाए तो ही वो आपको फुल मार्क्स देगा। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं पोजीशन ऑफ फायरिंग, तो हम 4 तरीके की बात करते हैं। हम लेट कर करते हैं, बैठ कर करते हैं, घुटनों के बल करते हैं, और हम खड़े होकर फायरिंग करते हैं। तो हम 4 तरीके से फायरिंग कर सकते हैं। तो इन्हें सीरियल नंबर वाइज ऐसे ही लिखें, है ना। लेटते हैं हम, फिर हम घुटनों के बल बैठते हैं, है ना, एक हम बैठ कर करते हैं और एक हम खड़े होकर करते हैं। वेपन ट्रेनिंग की ड्यूरेशन में कुछ टर्म्स हैं जिन्हें हमें डिफाइन करना होता है एग्ज़ाम में, और जनरली हम भूल जाते हैं। इसलिए मैंने इसमें कुछ एक शॉर्ट टर्म बनाया है जिससे आपको याद रहे। सबसे पहला है लिम्बर अप। अगर लिम्बर अप की बात करते हैं तो एक तरीके का वार्म अप है, एक रिहर्सल है जो हम फायरिंग से पहले करते हैं। हम माइंडसेट तैयार करते हैं कि हमें फायरिंग करनी है। सो हम हमारी आइज़ को, हमारे एम को, हमारी राइफल को हमारे अनुसार सेट करते हैं। तो वो जो सेट करने का जो ड्यूरेशन है, वो रिहर्सल करने का जो ड्यूरेशन है, जब आपके पास राइफल है और अब आप करने ही वाले हो फायरिंग, वो ड्यूरेशन कहलाता है लिम्बर अप। ये एक प्रैक्टिस है। अगर आप MPI की बात करते हैं तो मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट जो है, मतलब हमारा जो राउंड फायर कर चुके हैं वो एक सेम एम पर एक ग्रुप
का बनाते हैं, एक एरिया क्रिएट करते हैं, उसे हम MPI कहते हैं। इसमें 2-4 और भी है एलिवेशन वगैरह। एलिवेशन ये है कि हम एक सेटअप देते हैं, एलिवेशन सेट करते हैं कि हमारा जो लक्ष्य है वो हमसे किस दूरी पर है, हमें कितना एडजस्ट करना है, वो एलिवेशन के अकॉर्डिंग आता है, अगर एलिवेशन भी कहीं आए तो। अब आपके पास 3 शब्द हैं, ग्रुप फायर, एप्लीकेशन फायर और स्नैप शूटिंग। ये शब्द तीनों लगभग लगभग एक ही मीनिंग रखते हैं, बस थोड़ा सा एक माइनर अंतर है। अगर अपन ग्रुप फायर की बात करते हैं तो एक कैडेट 25 गज की दूरी से 1 इंचेस इंटू 1 इंचेस का टारगेट लेकर शॉट करता है। इसमें उसे पाँच शॉट मिलते हैं, मतलब 5 राउंड्स मिलते हैं, और वो एक के ऊपर एक, मतलब उसके निकट में बनाता जाता है। इसमें कुछ सेंटीमीटर्स का अंतर रहता है और वो फायर करता जाता है। उसे इसके लिए मतलब जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 40 मिलते हैं, ठीक है। अब एप्लीकेशन फायर की बात करते हैं तो एप्लीकेशन फायर में इस तरीके के वो राउंड शेप बनी होती है, उनका अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे ये जो अंदर वाला होता है, बूल होता है, अगर हम इस बूल में अपना राउंड फायर करते हैं, जैसे अपनी जो गोली है वो यहाँ पर लगती है, तो इस बूल में आपका शॉट लगने पर आपको सबसे ज़्यादा 8 मार्क्स मिलते हैं, ओके। फिर उसके बाद मूल के बाद इसका जो सेकंड वाला पार्ट होता है वो इनर होता है। अगर इनर में हमारा टारगेट कहीं भी लगता है, हमारी जो बुलेट है वो लगती है, तो हमें उसके लिए मिलते हैं 6 मार्क्स, ओके। और अगर उसके इस इनर के बाद में एक कॉर्नर होता है, उसे मैग पाइप बोलते हैं, और इस मैग पाइप में हमारी बुलेट लगती है तो हमें 4 मार्क्स मिलते हैं। और ये हमारा लास्ट वाला होता है, वो होता है आउटर, इसमें हमें, अगर हम इसमें फायर करते हैं तो हमें 2 मार्क्स मिलते हैं। ये जनरली हमें CATC में करवाया जाता है, आपने देखा भी होगा। ये भी 25 गज की दूरी से ही किया जाता है। इसमें भी जो 1 इंचेस इंटू 1 इंचेस का टारगेट ही होता है, और इसमें इसको 5 शॉट मिलते हैं, और वो भी 40, मैक्सिमम मार्क्स इसमें भी 40 ही होते हैं। उसके बाद बात आती है स्नैप शूटिंग की। स्नैप शूटिंग भी लगभग इनके जैसा ही है, इसमें थोड़ा सा अलग होता है। इसका जो फिगर टारगेट होता है वो 11 होता है, और इसमें जो अधिकतम मार्क्स होते हैं, मतलब इसके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 50 होते हैं। ये इतना सा इसमें अंतर है, बाकी ये भी सेम वैसा ही होता है एप्लीकेशन और ग्रुप फायरिंग जैसा। पर ग्रुप फायरिंग और एप्लीकेशन फायरिंग में बस मार्क्स अलग अलग मतलब ड्यूरेशन में और अलग अलग जगह पर लगने पर अलग अलग मार्क्स दिए जाते हैं। पर स्नैप शूटिंग में ऐसा नहीं है। स्नैप शूटिंग में ऐसा है कि उसमें सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि हम सबसे ज़्यादा सटीक निशाना लगाएं। तो सटीक निशाने की जहाँ बात आती है तो वहाँ स्नैप शूटिंग की बात आती है। कुछ इंपॉर्टेंट राइफल्स हैं, इनके बारे में बहुत बार पूछा गया है। तो अगर अपन 0.2 डिलक्स राइफल की बात करते हैं तो इसके पार्ट्स के बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि इसके कितने पार्ट्स हैं, नाम बताइए, है ना, ये कैसे खुलती है, कैसे बंद होती है। तो आपको इसके नाम याद होने चाहिए, लगभग 10 नाम तो आपको याद ही होने चाहिए। ये तो सारे ही ईजी हैं और आपको ऐसे याद रख लो। जैसे ट्रिगर है, ट्रिगर गार्ड, मतलब एक नाम याद रखो तो 2 याद रह जाएंगे। जैसे बट है तो बट प्लेट और बट स्क्रू तो दोनों याद रह जाएंगे। जैसे बोल्ट है तो बोल्ट लीवर, ऐसे ये 2-4 हो गए, है ना। सीलिंग, 4 हाइट, बैक साइड, 4 साइड, है ना, सीलिंग कड़ी, है ना, चेम्बर, ये जो हैं आपको सीरियल नंबर वाइज ऐसे याद रखने हैं। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो 43 इंच इसकी लेंथ होती है। इसकी विड्थ की बात करें, इसकी चौड़ाई की बात करें तो सॉरी, इसके वेट की बात करें तो ये 6 पाउंड होता है। अगर मैगजीन कैपेसिटी की बात करें तो 5 राउंड ये देती है, ठीक है। और इसकी मजल वेलोसिटी की बात करें तो 0.22 mm है। और इसकी इफेक्टिव रेंज की बात करें, इसकी कारगर रेंज की बात करें तो ये 25 यार्ड होती है। ये इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम 7.62 mm SLR की बात करते हैं तो उसमें भी इसकी लेंथ लगभग 45 इंच आपको याद रखनी है। वैसे एक एग्ज़ाम में इन्होंने 55 इंच भी माना था, इसलिए मैंने यहाँ दोनों लिख दिए हैं कि अगर आपको ऑप्शनल पूछे, ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे और उसमें अगर 45 नहीं हो तो आप 55 इंच के साथ भी जा सकते हो। और कभी MM में पूछ ले तो 1397 mm, ओके। अगर इसके खाली की बात करें तो ये इसका वेट हो जाएगा 4.4 kg, और इसकी भरी हुई की बात करेंगे तो 5.1 kg। इसकी मैगजीन कैपेसिटी की बात करते हैं तो ये 20 राउंड फायर करती है। और इसके कैलिबर की बात करें तो 7.62 mm। इसकी इफेक्टिव रेंज की बात करें तो 300 गज याद रखना है ना। इसको MM में भी आप याद रख सकते हो ताकि आपको अगर ऑप्शनल ऐसा क्वेश्चन मिले, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले तो आप दोनों कर सकते हो। मजल वेलोसिटी की बात करें तो 2700 फीट याद रखना है, या ये 885 मिनट प्रति सेकंड
करती है। ठीक है, इसमें सेल्फ लोडेड राइफल इसका पूरा नाम है SLR का, अगर SLR की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए तो। अगर SLR के जो फायर करने के जो टाइप्स हैं अगर उनकी बात करें तो ये रैपिड फायर करती है, स्नैप शूटिंग करती है और डिलीबर्ड फायरिंग करती है। मतलब 3 तरीके से इसे फायर करा जा सकता है। अब अपन और अदर राइफल्स की बात करते हैं, उसमें सबसे पहली है 2 इंचेस 51 mm 2 इंचेस 51 mm मोटार। ठीक है, इसका वेट होता है 12 पाउंड, इसकी लेंथ होती है 19.9 इंच और इसकी इफेक्टिव रेंज होती है 200 यार्ड। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, HE ग्रेनेड, इसका वेट होता है 1 पाउंड 10.5 ओस। ओके, ओस लिखना मैं भूल गई। इफेक्टिव रेंज 9 यार्ड। ओके, इसकी अगर अपन 7.62 LMG की बात करते हैं, लाइट मशीन गन की बात करते हैं, जिसकी इफेक्टिव रेंज होती है 500 यार्ड। और इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बनती है, इसकी मजल वेलोसिटी 7.62 LMG की मजल वेलोसिटी पूछी जाती है 2700 फीट प्रति सेकंड। ये याद आप रखिएगा, इसमें मैंने ऐड नहीं करा, मैं ऐड कर दूंगी। ओके, अगर अपन 5.56 इंसास की बात करते हैं तो इसका वेट होता है 4 kg, इसकी इफेक्टिव रेंज होती है 400 मीटर और इसका ग्रोव्स होता है 6 और इसकी मजल वेलोसिटी होती है 900 मीटर प्रति सेकंड। ये इंपॉर्टेंट, मजल वेलोसिटी सबकी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछते हैं। और इसकी अगर पिस्टल की बात करते हैं 0.38 पिस्टल की, तो इसका वेट होता है 1.11, लेंथ होती है 9.5 इंचेस और इफेक्टिव रेंज होती है 12 से 15 यार्ड। ये तो बहुत ही छोटे वेपन्स में आती है। देखो, और एक चीज़ आपको राइफल से रिलेटेड कुछ भी चीज़, देखो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बच जाते हैं। एक तो होता है राइफल को खोलने का प्रोसेस, है ना, और एक राइफल को वापस जोड़ने का प्रोसेस। तो इसका फर्स्ट प्रोसेस से लास्ट प्रोसेस जोड़ने वाले में और इसको खोलने वाले में फर्स्ट से लगा के लास्ट स्टेप जो है आपसे दोनों पूछे जाएंगे कि राइफल कैसे खुलती है, कौन सा पार्ट सबसे पहले खोला जाता है, कौन सा पार्ट अपन जड़ने में पहले जड़ते हैं, अपने मैगजीन को कहाँ सेट करते हैं, वगैरह वगैरह। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, आप अपना दिमाग जिस दिन आपका प्रैक्टिस सेशन हुआ था राइफल के साथ, उसे दिमाग में सेट करना है, आंख बंद करनी है और फिर ऐसे इमेजिन करना है कि मैं अभी राइफल खोल रहा हूँ और जैसा जैसा आपको याद आता जाए वैसा वैसा आप उसमें लिखते जाएं, तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगर अपन थर्ड पार्ट की बात करते हैं जिसमें पहला है लीडरशिप ट्रेड्स, है ना। देखो, लीडरशिप से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए आप इन सभी के साथ जा सकते हैं। इन सभी की पॉइंट्स में से आप अगर एक अच्छे लीडर के गुण पूछे तो भी आप लिख सकते हैं, लीडरशिप से रिलेटेड कोई चीज़ पूछे तो भी कर सकते हैं, है ना। लीडर के बिहेवियर की बात हो रही है, किसी भी चीज़, कोई भी पॉजिटिव पॉइंट, एक अच्छे नागरिक के गुण पूछे जा रहे हैं या कुछ भी पूछा जा रहा है, एक अच्छे कैडेट के गुण पूछे जा रहे हैं, तो भी आप इन सभी पॉइंट्स के साथ जा सकते हैं। ठीक है, कि वो जस्टिस करता है, उसमें बहुत नॉलेज होता है, वो लॉयल होता है, उसमें बहुत करेज होता है, सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, पंचुअल होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अलर्ट होता है, ये चीज़ें। अगर एक व्यक्ति के संदर्भ में पूछे तो ये शॉर्ट हो जाएगा, जैसे अलर्ट रहता है तो अलर्ट हो जाएगा। लीडरशिप के बारे में पूछे तो वो अलर्टनेस लीडरशिप का एक गुण है। इस तरीके से आप इस प्रश्न को बहुत सही करेंगे। इसमें से जो भी आपको ईजी लगे आप, अगर पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का पूछा जाए तो जैसे अलर्ट हो जाएगा, और अगर लीडरशिप के संदर्भ में पूछा जाए तो अलर्टनेस इसका एक गुण हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको इसको याद रखना है। अगर अब हम पर्सनल डेवलपमेंट के फैक्टर्स की बात करें तो, है ना, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आप इनको दिमाग में रखिएगा। फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, है ना, फिलोसॉफिकल, इन्वायरमेंटल। तो आपको दिमाग में एक सेटअप रहेगा कि हाँ मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ। फिजिकल आते ही तो आप उसके अंदर थ्योरी लिख सकते हैं, पर इन चीज़ों को याद रखना भी ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करते हैं सोशल अवेयरनेस और कम्युनिटी डेवलपमेंट की, तो वहाँ बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको थ्योरिकल लिखने को आ जाते हैं कि भाई टूरिज्म पे, है ना, आप 10 शब्द लिखिए या 10 लाइन्स लिखिए या जो भी पैराग्राफ लिखिए, जो भी लिखिए, है ना। फैमिली प्लानिंग पे आप एक कैडेट के रूप में अपने विचार व्यक्त कीजिए। ऐसे कुछ प्रश्न हैं, है ना। इंटरनेशनल वॉर से आप क्या समझते हैं, कोविड-19 अवेयरनेस कैंपेन में एक कैडेट के रूप में आपने क्या भूमिका निभाई, वगैरह वगैरह, बहुत सारे सवाल। देखो, एक
ये सवाल तो हर बार आते ही हैं और रिपीट ही हुए हैं। अग्निपथ स्कीम जो है इस बार आई है, तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा 2 लाइन्स भी पढ़े पर ज़रूर पढ़ें। वो कब आई, क्या है, अग्निपथ और अग्निवीर में क्या अंतर है, अग्निवीर किसे कहा गया है, अग्निपथ स्कीम में कितने कौन कौन अप्लाई कर सकता है वगैरह, छोटे छोटे मोटे क्वेश्चंस में भी क्वेश्चन वहाँ से पुटअप हो सकता है। उसके बाद उसके बाद आपके आपके पास कुछ शॉर्ट फॉर्म हैं, उनको हर बार पूछा जाता है, तो आपको वो याद होनी चाहिए, है ना। ऑब्जेक्टिव में भी मान लो पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है कि बीपीएल में पी किस शब्द को डिनोट करता है, तो पोवर्टी। अब बहुत सारे 4 ही ऑप्शन पी से ही होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सो आप इन फुल फॉर्म को रट लीजिए ताकि आपके दिमाग में वो सेट हो जाए पूरी, ठीक है। जैसे NREGA की फुल फॉर्म होती है नेशनल रूरल एम्पावरमेंट गारंटी एक्ट, ओके। अगर हम महानरेगा की बात करते हैं, MNREGA, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्पावरमेंट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, PPL बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, GJSY ज्वार ग्राम समृद्धि योजना, इंदिरा आवास योजना, IAY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, PMGSY संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, SGRY। हेल्थ और हाइजीन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हर बार पूछे जाते हैं, आपको ज़्यादा उसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जो अपने फूड में नेसेसिटी जो होती हैं, किन तत्वों की होती हैं, वो 6 तत्व आपको एकदम एग्जैक्ट याद होने चाहिए सीरियल नंबर वाइज, कार्बोहाइड्रेट से लगा के वाटर तक, ठीक है। अगर आपको बैलेंस डाइट के बारे में बोला जाए तो बैलेंस डाइट में ये 6 तत्व इंक्लूड होते हैं, तो वो बैलेंस डाइट हो जाती है। डिजीज़ में इन डिजीज़ के बारे में बहुत बार पूछा गया है, अगर आपको टाइम मिले तो आप एक बार उन्हें देखिएगा, वैसे पहले मैंने पढ़ाया है। योगा में एटलीस्ट 15 योगा के नाम आपको याद होने चाहिए, आपको लिखने पड़ेंगे। और आपको आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा बॉडी पार्ट कैसे रिएक्ट करता है, क्या है आपकी गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स, जो इन्हें फॉलो करता है ये पूरे अपने उसमें लेता है तो वो उसकी गुड हैबिट्स हो जाएंगी, और इनके अगेंस्ट चलता है तो वो उनकी बैड हैबिट्स हो जाएंगी हेल्थ के संदर्भ में। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं इन्वायरमेंटल अवेयरनेस की, उसमें हमें जैसे हमें 2-4 की पॉइंट्स याद रखने हैं ताकि हम बड़ा क्वेश्चन जो आए उसे हैंडल कर सकें, उसे लिख सकें। अगर अपन नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन की बात करते हैं, हम पोल्यूशन के कंट्रोल की बात करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल अवेयरनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में घूमती हुई होनी चाहिए। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं आर्म फोर्सेस से कुछ फैक्ट्स की, जहां हम सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेसिडेंट जो होता है वो हमारा सुप्रीम कमांडर होता है जितनी भी हमारी आर्म फोर्सेस हैं उन सब का। जो हमारी फाइटिंग आर्म्स हैं उनके तीनों प्रकार आपको याद होने चाहिए। जो हमारी इन्फेंट्री बटालियन होती है उसमें 10 सोल्जर्स होते हैं, 6 राइफलमैन होते हैं और 4 अदर्स होते हैं, ओके। और जो हमारे प्लाटून्स होते हैं उसमें हमारी इन्फेंट्री जो कंपनी है वो 3 कंपनियां होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर अपन ऑनर्स और अवार्ड्स की बात करें तो गैलेंट्री और नॉन गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं। गैलेंट्री अवार्ड्स में हम हमारे जो शौर्य पुरस्कार हैं वो सब सारे शामिल होते हैं, हमारे जैसे परमवीर चक्र है ना, महावीर चक्र, जैसे हमारा सेवा मेडल जितने भी हैं वो सब कुछ। और हमारे जो नॉन गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं इसमें पद्मश्री, पद्म भूषण, इन ये सब आ जाते हैं। और हमारा परमवीर जो चक्र है वो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड्स हैं इंडिया का, ठीक है, जो सबसे पहले किसको मिला था, मेजर सोमनाथ शर्मा सर को। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं परम विशिष्ट सेवा मेडल की, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल और आदित्य कैंप, इनकी फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाए तो आप लिखें। उसके बाद अगर हम मैप रीडिंग की बात करते हैं तो मैप रीडिंग में हमारे पास 3 तरीके के नॉर्थ होते हैं, ट्रू नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ। 3 ही तरीके की बियरिंग भी होती है। और
नॉर्थ कैसे देखा जाता है, कैसे उसे नोट करा जाता है। हम सन से भी उसे डिनोट कर सकते हैं, और हम जो तारों की दिशा है उससे हम कर सकते हैं, कंपास से कर सकते हैं। बहुत सारी विधियां हैं, पेड़ विधि, बहुत सारी विधियां हैं, तो उन सब से हम नॉर्थ को ज्ञात कर सकते हैं। सर्विस प्रोटेक्टर के बारे में आपसे पूछा जाए तो 6x2 आपको याद रखना है। 6 इंचेस इसकी लेंथ है और 2 इंचेस इसकी विड्थ है। अगर आपको जीपीएस की फुल फॉर्म पूछी जाए तो आपको लिखनी है ग्लोबल पोजिशनर सिस्टम। ठीक है, इसका हिंदी में होता है भौगोलिक सूचना तंत्र। ओके, कन्वेंशनल सिंबल में आपको कुछ सिंबल से आगे आएंगे, आपको याद रखने हैं। अगर आपको कंपास से रिलेटेड कोई चीज़, कोई डिग्री या ऐसा कुछ चीज़ पूछा जाए तो आपको इसका एक एक मॉडल दिमाग में रखना है जो नॉर्थ से साउथ ऐसे बटा हुआ हो। 360 डिग्री से फिर से अपन को 0 डिग्री जाना है, या 0 से 360, ऐसा आप माने, जैसे भी माने। उससे आपको 90, फिर 180, फिर 270 और फिर 0 या 360 ऐसे। तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी दिशा किस डिग्री के संदर्भ में पूछी जा रही है। उसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशनल सिंबल्स है जो याद होनी चाहिए, है ना। अपने जितने भी रिलीजियस जो सिंबल है वो याद होने चाहिए। टेम्पल, चर्च, है ना, मस्जिद वगैरह जितने जो भी हैं वो। जैसे रेलवे से रिलेटेड आपसे कोई सवाल पूछा जाए, रेलवे लाइन से रिलेटेड, तो वो आपको याद रखना है। टाउन और विलेज अगर पूछा जाए, किला पूछा जाए, है ना, आपसे घास के बारे में पूछा जाए, तो कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो बार बार पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ब्रिज पूछा जाए तो आपको उनको एक बार देखना है। उसके बाद अगर अपन फील्ड क्राफ्ट की बात करते हैं तो फील्ड क्राफ्ट में आपसे ग्राउंड के बारे में पूछा जाता है कि ग्राउंड कितने टाइप के होते हैं। इनकी परिभाषाएं हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, पर इनके नाम अभी आपके दिमाग में रखने हैं ताकि आपसे सीधा सवाल पूछे तो आप गलत ना करें। अगर आपसे परिभाषा पूछेगा तो ऑब्वियस आप बताएंगे, पर जैसे ग्राउंड के कितने प्रकार हैं नाम लिखिए, तो उसमें आपको ये नाम लिखने पड़ेंगे: डेड ग्राउंड, ओपन ग्राउंड, फ्लैट ग्राउंड, ब्रोकन ग्राउंड और हाई ग्राउंड। ओके, हम अगर कवर होने की बात करते हैं, हम जहाँ आड़ की बात करते हैं, तो दो तरीके से हम हमारा छिपाव करते हैं। एक तो कवर फ्रॉम व्यू और एक है कवर फ्रॉम फायर। अगर अपन कवर फ्रॉम व्यू की बात करते हैं तो हमारा जो दुश्मन होता है, हम उनसे बचने के लिए जैसे झाड़ियाँ, वनस्पति, इनकी जो आड़ लेते हैं वो हमारा होता है कवर फ्रॉम व्यू। ठीक है, और अगर हम आड़ की बात करते हैं तो वो ऐसी कोई चीज़ होती है जो जो स्टेबल होती है, जो वहाँ वास्तव में होती है, जैसे जिससे हम फायर से भी बच सकते हैं। जैसे अपन कवर फ्रॉम व्यू से तो अपन फायर से तो नहीं बच सकते, जैसे कोई बुलेट आ रही है तो वो तो लगेगी आपको, पर जो आड़ होती है, जो कवर फ्रॉम फायर होता है, वो है ना, कोई दीवार, कोई पेड़ या ऐसी कोई चीज़ होती है जो आपको डायरेक्ट फायर से बचाती है। ठीक है, इन दोनों में थोड़ा मेजर अंतर है, माइनर अंतर है, सॉरी। ठीक है, अगर अपन फील्ड के सिग्नल्स की बात करते हैं तो हम हैंड से भी सिग्नल देते हैं, वेपन से सिग्नल देते हैं और विसल से सिग्नल देते हैं। ये 3 तरीके का अपन अपने सिग्नल्स होते हैं। देखो, हम जब फायरिंग के दौरान या हम किसी वॉर के दौरान हम जो छिपाव करते हैं हमारा, वो 2 तरीके के हमारे पास टर्म है। एक टर्म है कंसीलमेंट, ठीक है, एक है कंसीलमेंट और एक है केमी प्लेनेस। ठीक है, कैम प्लेनेस। तो अब इन दोनों में एक एक माइनर अंतर है कि ये दोनों तो है तो छिपाव के संदर्भ में ही, छिपने के संदर्भ में ही है ना। तो हमारा जो दुश्मन होता है, हम उसे छिपने के लिए किसी नेचुरल किसी किसी शेप की आड़ लेते हैं, तो वो हो जाएगा अपना कंसीलमेंट। और अगर हम मेन मेड हमारे द्वारा कोई बनाई गई चीज़ है, हम किसी कृत्रिम चीज़ या किसी कृत्रिम वस्तु के संदर्भ में हम छिप रहे हैं, तो वो हो जाएगा केमीप्लेनेस। ओके, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है अगर आइए आपसे पूछा जाए तो। और वाटर क्रॉसिंग के मेथड पूछे जाएँ तो आपको इनमें से जो भी अच्छा लगता है आप 1-2 याद कर लीजिए कि आप बेल्ट बना के जाएंगे, आप बम्बू का पुल बना के जाएंगे, है ना, जो भी आपको जितना याद रहता है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद अपन बात करते हैं कि इसमें बैटल क्राफ्ट में भी अगर अपन सिग्नल्स की बात करते हैं तो इसमें भी 3 तरीके के वही सिग्नल होते हैं। सेक्शन फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसमें 6 तरीके की सेक्शन फॉर्मेशंस बनती हैं जो हम आगे बात करेंगे। इसमें एक शब्द आता है पेट्रोल्स। वो आपसे पूछा जाए कि कितने प्रकार के होते हैं तो आपको 2 तरीके के पेट्रोल्स देना है, रॉकी और प्रोटेक्टिव। ये आपको बहुत बार बता चुके हैं, नियति ने भी क्लास में उस दिन बताया था। उसके बाद अम्बूस का आपसे अर्थ पूछा जाए तो अम्बूस एक तरीके का अटैक है, एक तरीके का घात लगाना। अब वो 2 तरीके से भी होते हैं, एक अपॉर्चुनिटी वाला होता है, एक डिलिबरेट होता है ना।
एक आप दुश्मन को देखते ही मौके पर अम्ब्यूस देते हैं, है ना, अब्यूज़ देते हैं, मतलब आप उसके ऊपर घात लगाते हैं, उसके ऊपर हमला करते हैं। और एक आप तैयारी से पहले से डिलिब्रेट होते हैं, आप पहले से तैयार होते हैं कि इस पर हमला करना है। तो ये एक सडन अटैक जैसा मूवमेंट है, तो वो आप इसे अच्छे से लिख सकते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले अपने पास है कोर, ठीक है। कोर से छोटी होती है डिवीज़न, डिवीज़न से छोटी होती है ब्रिगेड, ब्रिगेड से छोटी होती है बटालियन, बटालियन से छोटी होती है कंपनी, कंपनी से छोटा होता है प्लाटून, और प्लाटून से छोटा होता है सेक्शन। और अगर अपन एक स्मॉलेस्ट सबसे इन्फेंट्री बटालियन की सबसे स्मॉलेस्ट इकाई की बात करते हैं, और सेक्शन है। सेक्शन में हमारे पास 10 तरीके के सोल्जर होते हैं, उसमें 6 हमारे पास राइफलमैन होते हैं, और 4 हमारे पास 2 रॉकेट लॉन्चर और 2 LMG गन लिए हुए हमारे पास सपोर्टर्स होते हैं, 2 ग्रुप होते हैं, ठीक है, जिनमें 4 जवान होते हैं और इसमें 6 होते हैं। ओके, अगर अपन सेक्शन फॉर्मेशन की बात करते हैं तो जवान तो 3 होते हैं, पर उनके खड़े रहने के अंदाज से वो अलग अलग फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। पहली वाली फॉर्मेशन है एक वर्टिकल वे में 10 सोल्जर्स इस तरीके से खड़े होते हैं, तो वो होती है सिंगल फाइल फॉर्मेशन, ठीक है, सिंगल सेक्शन फॉर्मेशन। फिर उसके बाद आती है फाइल फॉर्मेशन। फाइल फॉर्मेशन में 5 जवान ऐसे 5 वर्टिकल 5 जवान एक दूसरे के सामने वर्टिकली खड़े होते हैं, तो वो हो जाती है फाइल फॉर्मेशन। एरोहेड में एक एरो के तरीके से आकृति बनती है, 3 ऊपर 4 इधर 3 इधर ऐसे, तो वो अपने एरो हेड फॉर्मेशन होती है। स्पेयर हेड में ऐसा होता है कि 3 ऊपर की तरफ, 2 ऐसे स्पैर में बटे हुए और 5 नीचे की तरफ जवान होते हैं, जो स्पैर हेड फॉर्मेशन कहलाती है। डायमंड में डायमंड शेप बनती हैं, है ना, और जो एक्सटेंडेड होता है उसमें, है ना, हॉरिजॉन्टली 10 जो सोल्जर्स होते हैं वो इस तरीके से खड़े होते हैं। तो ये फॉर्मेशंस आपको याद होनी चाहिए। इससे एक सवाल हमेशा बनता है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए बोले तो बहुत सुंदर तरीके से आपको डिस्क्राइब करना है। उसके बाद जो हमारी इन्फेंट्री है उसके वेपन और इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, तो वेपन और इक्विपमेंट्स अपन पहले पढ़ चुके हैं, LMG वगैरह, है ना, इंसास वगैरह पहले अपन ने देखी है। उसके बाद कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए। अगर अपन SP की बात करते हैं, अगर SP कहीं लिखा हुआ आता है, फुल फॉर्म पूछता है, तो स्टार्ट पॉइंट, है ना, AMN की फुल फॉर्म पूछे तो अम्यूशन, और LMG की फुल फॉर्म पूछे लाइट मशीन गन, सेल्फ लोडेड राइफल SLR, मैप रीडिंग MR, AGL का पूछे ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, और ATZM की फुल फॉर्म पूछे तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, और रॉकेट लॉन्चर का पूछे RL। ओके, अगर अपन मिलिट्री हिस्ट्री की बात करते हैं तो मिलिट्री हिस्ट्री में आपको ये वॉर्स याद होने चाहिए, वॉर के कॉजेज याद होने चाहिए, है ना, एक्सटर्नल इंटरनल जो भी कॉजेज रहे हैं वो आपको लिखने हैं। 1947-48 में कश्मीर, 62 में चाइना वॉर, पाक वॉर 65 और 71 में, और 1999 में करगिल वॉर ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है। याद रखना, ये पहले पूछते थे जनरली, अभी नहीं पूछ रहे, इनको छोड़ दीजिए। LOC और POK की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। इनमें से ये जो परमवीर चक्र विजेता हैं, इनमें से आपको आपके जो भी फेवरेट हैं उनके नाम याद कर लीजिए, पर लगभग आपको 10 नाम तो याद होने ही चाहिए। सबसे पहले परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा सर को मिला था। उसके बाद आपको भले सीरियल नंबर वाइज याद करें, भले आपको फेवरेट हो आपका, जैसे मेजर शैतान सिंह सर हैं, आपके फेवरेट हो कैप्टन विक्रम बत्रा सर हैं, है ना, होशियार सिंह जी हैं, जैसे जो भी आपको जो भी फेवरेट हो या जो भी याद रहता हो आप उसे याद कर लें। उसके बाद अगर अपन कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन की एक छोटी सी डेफिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग बना लें। ऐसे नहीं कि हम एक दूसरे बात करते हैं तो कम्युनिकेट हो गया, ऐसे नहीं। कोई अच्छे से फॉर्मेट में, है ना, आप उसकी डेफिनेशन बनाएं, उसके टाइप्स याद करें। उसके बाद अपन सैटेलाइट्स के अगर प्रकार पूछ ले तो आपको बहुत सारे तरीके के सैटेलाइट होते हैं। अपन मतलब स्पेसिफिक यूज़ के लिए स्पेसिफिक तरीके के सैटेलाइट हैं। ओके, अगर अपन इंटरनेट फैसिलिटी की बात करते हैं तो आपको अगर इंटरनेट फैसिलिटी के बारे में पूछा जाए तो आप 1 2 नहीं 10-5 नाम लिखें, अपने पास बहुत सारे हैं, 1 2 मैंने यहाँ लिखे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि ये बहुत कन्फ्यूजिंग फैक्टर है, ये B में पूछा जाता है, बट C में भी कभी पूछ ले तो अपन थोड़ा बात कर लेते हैं। 1948 में आर्मी विंग आया भाई, इसका ओरिजिन हुआ। तो गर्ल्स ने कहा कि भाई हम क्यों पीछे रहे, तो 1 साल बाद ये लोग भी आ गए, गर्ल्स विंग आ गई, और फिर इन्होंने कहा भाई हम पीछे क्यों रहे, एयर वालों ने कहा नहीं हम भी उड़ेंगे। तो इन्होंने भी 1 साल बाद इसके, फिर नेवल वालों ने थोड़ी शांति रखी कि
चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे। और फाइनली 52 में नेवल विंग का भी ओरिजिन हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है कि परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल और अदिति कैंप, मनोज पांडे सर जो हैं वो हमारे आर्मी के चीफ हैं, जिन्हें जनरल कहा जाता है, आर्मी के चीफ को जनरल कहा जाता है। उसके बाद राधा कृष्णन हरि कुमार जो सर हैं वो हमारे एडमिरल हैं, और विवेक राम चौधरी सर जो हैं वो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं। इनकी जो रैंक्स, मतलब इनके जो शौर्य पुरस्कार हैं वो भी आप याद रखें। उसके बाद अगर अपन अपने करंट एनसीसी ऑफिसर्स की बात करते हैं तो हमारे जो डीजी हैं, डायरेक्टरेट जनरल, वो 34th डायरेक्टरेट जनरल हैं एनसीसी के, लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीत पाल सर या सिंह से आपको ऐसे लिखना है कि लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, ओके। और डीडीजी जो है हमारे वो एयर कमांडर LK जैन सर हैं। अगर आप उनका पूरा नाम भी लिखना चाहें तो लोकेश कुमार जैन सर। कमांडर, ग्रुप कमांडर वैसे नहीं पूछेगा, कमांडिंग ऑफिसर भी नहीं पूछेगा, बट फिर भी आपको याद होना चाहिए। कर्नल भास्कर चक्रवर्ती जो हैं वो हमारे ग्रुप कमांडर हैं, और जो कर्नल राजेश कुमार सर हैं वो हमारे कमांडिंग ऑफिसर हैं। ठीक है, कमांडिंग ऑफिसर जब भी आपको पूछा जाए तो आप अपनी यूनिट का नाम नीचे लिखें इस तरीके से, ताकि उन्हें ये पता रहे कि अच्छा ये इस यूनिट का है। तो आपका एग्ज़ाम सेंटर, आपका रिपोर्टिंग टाइम और डेट बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। उसके बाद कुछ 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 शॉर्ट ट्रिक, कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो परीक्षा में इतनी बार पूछे गए हैं और वो इस बार भी पूछे जाएंगे, तो उन पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर अपन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो हमारे पास दो चार, वैसे तो बहुत सारे हैं, पर इन्हें मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये बहुत बार पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाते हैं। अगर अपन रेड क्रॉस की बात करते हैं तो वो 1863 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अगर अपन ओपेक की बात करते हैं, ओपेक की फुल फॉर्म पिछली बार पूछ ली, इसलिए इस बार नहीं पूछेगा, मे भी पूरी संभावना है इसका हेडक्वार्टर पूछने की। तो इसका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में, और इसकी स्थापना 1960 में बगदाद में हुई थी, और इसमें 12 कंट्रीज इंक्लूडेड हैं। अगर अपन सार्क की बात करते हैं तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन 1985, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल में है। और अगर अपन नाटो की बात करते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949, इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ओके। अगर अपन आसियान की बात करते हैं, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन 1967 में, तो इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है, और जकार्ता इंडोनेशिया में है। इन सबको आपको एक बार पढ़ना है, ठीक है। रेड क्रॉस जेनेवा स्विट्जरलैंड, ओपेक वियना ऑस्ट्रिया, शार्क काठमांडू नेपाल, नाटो ब्रुसेल्स बेल्जियम, आसियान जकार्ता इंडोनेशिया, ओके। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट डेज़ की, तो आपको इम्पॉर्टेंट डेज़ एक भी इसमें से कम नहीं करना है, सारे याद होने चाहिए। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी, इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर, इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर, एनसीसी डे फोर्थ संडे ऑफ नवंबर, तो आपका फोर्थ संडे आता है नवंबर का, उसमें हम एनसीसी डे मनाते हैं। इन्फेंट्री डे 27 अक्टूबर। विजय दिवस की बात करते हैं तो 16 दिसंबर। और अगर हम करगिल विजय दिवस की बात करते हैं तो 26 जुलाई। इन दोनों में मेजर अंतर है, पर कंफ्यूज नहीं होना। इंडियन कोस्टल गार्ड डे 1 फरवरी, आर्म फोर्सेस फ्लैग डे 7 दिसंबर, नेशनल गर्ल्स डे 24 जनवरी, नेशनल चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर, ये तो सबको पता है। टीचर्स डे भी सबको पता है। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी, और नेशनल फार्मर्स डे 23 दिसंबर, ठीक है। तो ये आपको याद होने ही चाहिए। चलो, इतना याद नहीं होता तो आप इसमें से आर्मी डे, नेवी डे, एयरफोर्स डे, एनसीसी डे, इन्फेंट्री डे, विजय दिवस और विजय करगिल दिवस, ये याद करें। फिर उसके बाद आप याद करें आर्म फोर्सेस फ्लैग डे और फार्मर्स डे। बाकी आपको लगभग याद ही है। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, अभी पहले भी पढ़े हैं, तो इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 6 इंचज़ का गैप होता है, 30 डिग्री विश्राम में 12 इंचज़ का गैप होता है ना। सावधान में 6 इंचज़ का, और स्लो मार्च में 70, और स्पीड मार्च में 120,
और पीछे मोड़ में 180। ठीक है। अगर अपन लीडरशिप ट्रेड्स की मतलब लीडरशिप के टाइप्स की बात करते हैं तो जनरली किताबों में 2 मिलते हैं, किसी में 3 मिलते हैं, तो अपन तीनों को देख लेते हैं। देखो, ऑटोक्रेटिक निरंकुश नेतृत्व शैली, ठीक है, ऐसा पूछा ना आपको कि नेतृत्व की शैलियाँ बताइए, तो फर्स्ट है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, नेतृत्व सॉरी निरंकुश नेतृत्व, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक नेतृत्व, और लीसे फेयर जो है वो है अहस्तक्षेप नेतृत्व शैली। अगर गुड लीडर की बात करें तो गुड लीडर में आप में जो लीडरशिप ट्रेड्स अपन ने पढ़े थे वो ही गुड लीडर के अंदर भी आप इंक्लूड कर दें, कोई लोड नहीं है। उसके बाद अगर डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट जनरली ऐसा होता है कि कुछ 99% चीज़ें ऐसी हैं जो सेम मीनिंग रखती है। जैसे एन है तो वो नेशनल से डिनोट होता है, डी है तो वो डिज़ास्टर से नोट होता है, एम है तो मैनेजमेंट से डिनोट होता है। तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड किसी फुल फॉर्म को फील करने में। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट है NDRF, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ठीक है। फिर सेकेंड है NDMA, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और जनरली ए का मीनिंग भी अथॉरिटी ही होता है, बट फिर भी चांसेस है कुछ और होने का, वैसे है नहीं बट फिर भी। NEC का है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, और ये दोनों बहुत बार पूछी है, SDMA और DDMA, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। अगर अपन सोशल अवेयरनेस और कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आपको ये 2-3 याद रखने हैं ताकि आपके पास की पॉइंट्स हो जाएं और आपका मैटर लिखने के लिए आपको पर्याप्त समय मिले। अवेयरनेस रैलीज निकाल सकते हैं, रैलीज में अब किसी भी तरीके की रैली हो सकती है, प्लांटेशन हो सकता है, ब्लड डोनेशन हो सकता है, ट्रैफिक कंट्रोल हो सकता है, इनिशिएटिव ले सकते हैं किसी भी गलत प्रथा के, ठीक है। अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं किसी भी वे में, चाहे गर्ल्स की एजुकेशन को लेकर हो या चाहे किसी भी तरीके से, है ना। अगर अपन बात करते हैं हेल्थ एंड हाइजीन की तो इसमें ये प्रश्न बहुत रिपीट हुए हैं, इन 3 प्रश्नों को आप बहुत ध्यान से देखें, है ना। योगा में कम से कम 15 नाम्स आपको याद होने चाहिए, और लगभग ये इसमें ये प्रश्न बनता है कि ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स हैं, हार्ट बीट कितनी रेट है हार्ट बीट की, है ना, और पल्स की कितनी रेट है, विटामिन में C और D के बारे में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अगर अपन कमांड्स की बात करते हैं, है ना, आर्मी कमांड्स की बात करते हैं तो आपको वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे याद रखना है, फिर सेंट्रल और साउथ वेस्टर्न ऐसे याद रखना है। तो इन सबको आपको ऐसे याद रखना है, एक ट्रिक से भी याद रख सकते हो। कंपास की अगर अपन बात करते हैं तो कंपास में हमारे पास 2-4 जो चीज़ें हैं, जैसे अपन ईजी होती है, विंडो है, नॉच है, लीड है ना, कार्ड है ना, डायल कार्ड होता है ना वो है, प्रिज्म है ना। ये 2-4 जो चीज़ें हैं ना बिल्कुल इजी वो तो याद होनी चाहिए, एटलीस्ट 5 तो याद होनी ही चाहिए, ओके। हमें चीज़ें क्यों दिखाई देती है ना, तो उसके लिए है ना 3-4 चीज़ें हैं जो आपको इस ट्रिक के माध्यम से दिया। आपको एस के ऊपर 5 याद रखना है, मतलब एस 5 चीज़ें हैं, शेप है, साइज़ है, शेपिंग है, शाइन है और सरफेस है, और लास्ट में एम को इसलिए जोड़ा है कि इसका मतलब है मूवमेंट। इनको ऐसे याद रखना है। उसके बाद मेथड और मेजरमेंट की बात करते हैं तो जो डिस्टेंस मेजरमेंट होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक तो हम हाइट ग्राउंड से देखते हैं और एक हम ऑब्जर्व करके देखते हैं, ठीक है। ये अगर दोनों पूछ ले आपसे तो उसके बाद ये देखो यहाँ पे भी इतना अच्छा नहीं लिखा है, इस तरीके से नहीं लिखना है आपको, थोड़ा इसको कोई शेप दीजिए, कोई फॉर्मेट बनाइए, कोई इनोवेशन डालिए ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में परेशानी नहीं हो। हालांकि इसमें इतनी नहीं हो रही है पर फिर भी आपको थोड़ा अच्छे से लिखना है। और जजिंग जो डिस्टेंस है उसके मेथड्स आपको याद रखने हैं, तो आपको ऐसे ही रख दिए USA KHB, ठीक है। USA KHB में क्या करना है, यूनिट मेजरमेंट है, सेक्शन यूनिट मेथड है, सेक्शन मेथड है ना, एप्रिशिएंस मेथड है, हाल्विंग मेथड है, ब्रेक्टिंग मेथड है और की मेथड है। ये आपको याद रखने हैं, पूछा जाया है उनकी, इनको क्या कहते हैं, थ्योरिकल वे में भी पूछा है। अगर अपन मैप रीडिंग की बात करते हैं तो मैप रीडिंग में आपसे बियरिंग के बारे में पूछा सकता है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड बियरिंग 2 टाइप हैं, और यहाँ पे एक सीधा हिसाब है जो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि अगर आपको कोई भी डिग्री दे दे और उस डिग्री का बैकवर्ड बियरिंग पूछा जाए तो वो अगर 180 से बिलो है, मतलब छोटा है, तो आप उसमें प्लस कर दीजिए 180 को, और अगर आप 180 से बड़ा है तो उसमें आप 180 को माइनस कर दीजिए, तो आपकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड बियरिंग
वाला सवाल सही हो जाएगा। अगर बियरिंग का जो मेजरमेंट है वो कैसे होता है, तो सर्विस प्रोटेक्टर का द्वारा होता है, आप ये लिख सकते हैं। देखो मैप में कुछ लाइंस बनी हुई होती हैं जिनका क्या क्या मीनिंग होता है वो आपको बताना है। जैसे ग्रीन जो लाइंस हैं उनका क्या मीनिंग, ग्रीन लाइंस है ना वनस्पति पेड़ पौधे इनको दर्शाती है। पिंक लाइंस का मतलब होता है पिंक लाइंस, पिंक जो लाइन होती है वो किसी पब्लिक सर्विस और इन सब कुछ चीज़ों को दिखाती है। येलो लाइंस जो होती हैं वो आपके एग्रीकल्चर लैंड को दिखाती है, ठीक है। और अगर ब्लैक और रेड की अपन बात करते हैं तो वहाँ पे कोई मैनमेड चीज़ है कोई, उसको दिखाती है। अगर अपन ब्लू की बात करते हैं, ब्लू मतलब जल, जल जल ही जीवन है, जल को दिखाती है। और ब्राउन लाइंस की अगर अपन बात करते हैं तो अपना जो सरफेस एरिया है उसको दिखाती है ब्राउन, ओके। उसके अलावा कुछ टर्म्स हैं जो बार बार पूछे गए हैं, पर बहुत सारे और भी टर्म्स हैं जिन पे अपन बात कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला है, अगर अपन बात करते हैं कि माउंटेन, तो माउंटेन आपको पता ही है कि उसकी कोई पीक होगी, कोई ऊंचा क्षेत्र होगा, वो माउंटेन होगा, ठीक है भाई, है ना। अगर अपन हिल पहाड़ी की बात करें तो वो छोटा छोटा होगा, वो भी सेम वैसा ही होता है, बट छोटा होता है, उससे माउंटेन से छोटा होता है। अगर अपन प्लेट्यू की बात करते हैं तो वो थोड़ा फ्लैट होगा ऊपर से, इस तरीके से, ठीक है। और अगर अपन नॉल की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी हील्स होगी, पर एक हील्स थोड़ी अलग सी होगी हट के, वो होता है उसका नोल, ठीक है। नोल अकेली पहाड़ी और थोड़ी छोटी होती है इन सबसे, सबकी तुलना में, ठीक है। स्पर की बात करते हैं तो जो जब फ्लैट बैकग्राउंड है और उसके आगे एक पहाड़ बना हुआ है, एक पर्वत के जैसी कोई आकृति बनी हुई है, तो वो होता है स्पर, ओके। अगर अपन कोल और सैडल की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि दो पहाड़ियाँ होती है, ठीक है, और उसके बीच में जो ये क्षेत्र है तो वो अगर बहुत ठीक रूप से दबा हुआ है, ऊपर की साइड ही ज़्यादा धंसा हुआ नहीं, तो वो कोल हो जाएगा। और थोड़ा ज़्यादा धंसा हुआ है तो वो शेडल हो जाएगा, ओके। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ओके। जैसे फ्लैट बैकग्राउंड, डेड ग्राउंड, कंटूर लाइंस, मेप्स, इनकी परिभाषा भी पूछी जा सकती है, ठीक है। और इनका नाम से ही पता चला है, फ्लैट ग्राउंड, डेड ग्राउंड, मतलब डेड ग्राउंड मतलब कोई दबी हुई जमीन होगी, लाइक ऐसा, है ना। कंटूर लाइन समोच्च रेखाएं जो होती हैं मैप पर खींची हुई होती हैं, जो समान स्थानों को मिलाती है, ठीक है। मैप वही है कि जो डिस्टेंस, जो धरातल पे जो डिस्टेंस वगैरह हैं उनको हम वहाँ पे किसी स्केल के द्वारा उसमें नोट कर रहे हैं, तो वो मैपिंग है, जिसका एक स्केल होता है। कोई भी ऐसा चित्र जिसका एक स्केल है वो मैप है, ठीक है। अगर अपन मिलिट्री हिस्ट्री की बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि 1948 में हमने कश्मीर वॉर, और 62 और 71 में पाक वॉर, और करगिल विजय ऑपरेशन जो है वो, करगिल की डेट याद होनी चाहिए आपको, है ना। करगिल वॉर, है ना। आपको ऑपरेशंस के बारे में कभी पूछा जाए, वैसे तो कभी पूछा नहीं जाएगा, बट पूछा जाए तो अगर अपन पराक्रम, पवन, बजरंग, मेघदूत, इन सब की बात करते हैं तो जो परम है वो 2002 में जो अपना ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके वहाँ हुआ था। पवन जो ऑपरेशन है वो श्रीलंका में हुआ था इंडियन आर्मी के द्वारा, और बजरंग आसाम में हुआ था, और मेघदूत हमारा तो सियाचिन ग्लेशियर में हुआ था, ठीक है। तो कहीं आपको अगर लोकेशन पूछी जाए इनकी तो आपको बताएं। उसके बाद अगर फर्स्ट फील्ड मार्शल की बात करें तो KM करिप्पा, और अगर फर्स्ट परमवीर चक्र की बात करें तो मेजर सोमनाथ शर्मा सर को मिला था, ओके। देखो जनरल अवेयरनेस में पिछली बार इंटरनेशनल लेवल पे क्वेश्चन पूछा था, इंटरनेशनल लेवल पे कुछ PM वगैरह के नाम पूछे, तो इस बार भी देखो मैंने यहाँ कुछ चीज़ें इंक्लूड करी है, इसका एक रीज़न है। जैसे पहला नाम भी इतना अजीब सा है, पर कोई बात नहीं। प्रेसिडेंट जो हैं ब्राज़ील के, उनका नाम पूछा जा सकता है, क्यों? इसके पीछे रीज़न है कि अभी ब्राज़ील का एक छोटा सा, ब्राज़ील में एक विवाद चल रहा है, तो वहाँ के प्रेसिडेंट सक्रिय है बहुत, तो उनका नाम पूछा जा सकता है। लुइस इनसियो लूला दा सिल्वा, ऐसा कुछ नाम है इनका, तो इतना याद नहीं रहे तो लूला दा सिल्वा याद रख लेना। इनको लूला नाम से भी जाना जाता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं लूला दा सिल्वा, ठीक है। इनका नाम है लूला दा सिल्वा, इतनी बार बोला अब तो याद हो जाएगा, लूला दा सिल्वा, ओके। अगर ब्रिटेन के PM का नाम पूछा जाए तो ये तो हमारे यहीं के हैं, तो इनका नाम बहुत ईजी है, ऋषि सोनाक, ओके। बहुत चर्चा में रहे हैं, 100% पूछने की पूरी संभावना है। रिपब्लिक डे पे अपने जो गेस्ट थे, इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम आपसे पूछा जा सकता है अब्दुल फतेह अल सीसी, ठीक है। अल सीसी याद रखना, आपको याद रह जाएगा, ओके। तो ये ओवरऑल आपकी क्लास है,
हालांकि मैं मानती हूँ कि ये क्लास मैंने बहुत अच्छे से रिकॉर्ड नहीं करी है, क्योंकि जो आपकी पहले वाली रिकॉर्डिंग मैंने करी थी 1 घंटा 6 मिनट की, उसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो दोबारा से रिकॉर्ड करने में वो मोटिवेशन नहीं आता, और मैं नहीं चाहती कि आपको मैं लास्ट समय में इतना डिस्टर्ब करूँ। सो मैंने बहुत कोशिश करी है कि मैं फिर से इसे थोड़ा कम मिनट में रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड कराऊँ, ताकि आपका भी समय बचे और कल का दिन आपका बहुत अच्छा जाए। बहुत सोच समझ के पेपर को अटैम्प्ट करना है, बिल्कुल कोई भी गलती नहीं करनी है, बार बार काट कर किसी चीज़ को नहीं लिखना है। आपने पिछले पेपर्स में देखा होगा कि जो एक बच्ची का मैंने फ़ोटो भी शेयर करा था, मैम ने करा था, आपने देखा होगा। उस बच्ची ने बहुत सुंदर लिखा है, कहीं 3 पार्ट्स पूछे हैं, किसी के कोई टाइप पूछे हैं तो उसने लिखे हैं, बट उसे नंबर आधे आधे ही दिए गए हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि उसने कोई भी इनोवेशन नहीं करा। आप अपने आंसर को इनोवेटिव बनाने के लिए कोई भी शेप ऐड कर सकते हैं, कोई भी टाइप को डिस्क्रिप्टिव वे में दिखाने के बजाय आप उसे थोड़ा शेप, डायग्राम, इन सारी चीज़ों से दिखाएं, ताकि एग्जामिनर को इतना कष्ट नहीं उठाना पड़े कि वो ढूंढे उस लाइन में कि क्या पता इसने तीनों सही लिखे हैं या नहीं, 4 कोई प्रकार पूछे तो चारों सही लिखे हैं या नहीं, ऐसा वो ढूंढे नहीं। आप उसे मौका ही मत दीजिए। आप तीनों को अलग अलग कलर से लिख दीजिए, 2 कलर 3 कलर तो आपके पास पेन होने चाहिए। एक ब्लैक ले लो, एक ब्लू ले लो, और एक ब्लू में बहुत सारी शेड होती हैं, आप जेल ले सकते हो, नॉर्मल ले सकते हो, तो वो अपने आप ही शेडिंग देता है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। एक छोटा सा रिवीजन और अपन दे देते हैं। टिल का इन्वेंशन जनरल ड्रॉल ने किया। ठीक है, जर्मनी याद रखना है, 1866 याद रखना है। टाइप्स में ओपन क्लोज, एम्स में आपको याद रखना है डिसिप्लिन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। अगर अपन प्रिंसिपल की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन, स्मार्टनेस, स्टडीनेस। अगर आप वर्ड ऑफ कमांड की बात करते हैं, क्वेश्चनरी, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करते हैं खुली लाइन में डिस्टेंस की, 2 लाइन्स के बीच में 150 इंचेस। अगर निकट लाइन में अपन टू लाइन्स के बीच में डिस्टेंस की बात करते हैं 60 इंचेस। सावधान का जो एंगल है वो टोज के बीच में कितना रहता है, वो 30 डिग्री का है। विश्राम में अगर अपन बात करते हैं तो हील टू हील 12 इंचेस, और अगर सावधान में अपन हील टू हील की बात करते हैं तो 6 इंचेस। ओके, द स्पीड मार्चिंग की बात करते हैं तो पर मिनट 120 कदम, और स्लो मार्चिंग की बात करते हैं तो पर मिनट 70 कदम। अगर अपन राष्ट्रीय सैल्यूट की बात करते हैं तो नेशनल फ्लैग, प्रेसिडेंट और जो गवर्नर हैं उन रैंक के व्यक्तियों को हम राष्ट्रीय सैल्यूट देते हैं। जनरल सलाम सैल्यूट की बात करते हैं तो मेजर जनरल रैंक से जो ऊपर के डिग्निटीज हैं उन्हें हम जनरल सैल्यूट देते हैं, और सलामी शस्त्र मेजर रैंक से ऊपर के जितने भी डिग्निटीज होते हैं उनको हम सलामी शस्त्र देते हैं। गार्ड ऑफ ऑनर की बात करते हैं तो उसमें स्ट्रेंथ प्रेसिडेंट की 150 कैडेट्स होती हैं, वाइस प्रेसिडेंट और पीएम की 100 कैडेट्स, और अदर वीआईपीज़ के लिए हम 50 कैडेट्स का स्ट्रेंथ रखते हैं गार्ड ऑफ ऑनर के लिए। अगर हम ड्रिल में बैड हैबिट और गुड हैबिट की बात करते हैं तो खुद को परेड ग्राउंड में इमेजिन करना है और लिखते जाना है। उसके बाद अगर अपन वेपन ट्रेनिंग और फायरिंग की बात करते हैं तो एक गुड फायरिंग के या अच्छी फायरिंग के जो प्रिंसिपल हैं उसमें हम गुड होल्डिंग, मतलब कस कर पकड़ कर रखते हैं अच्छे से, और हमारा जो ट्रिगर ऑपरेशन होता है वो बहुत ही शानदार होता है, और हमारा एम बिल्कुल करेक्ट होता है। और पोर्शन की बात करें तो 4 पोर्शन आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद अगर अपन लिम्बर अप की बात करते हैं तो लिम्बर एक तरीके की फायरिंग से पहले की एक रिहर्सल है, एक वार्म अप है ना। और अगर अपन एमपीआई की बात करते हैं तो एक फायर्ड ग्रुप का एक क्षेत्र है, एक एरिया है जो सेम एम के साथ होता है। ग्रुप फायर, एप्लीकेशन फायर और स्नैप शूटिंग इन 25 गज की दूरी पर और 1 इंचेस इंटू 1 इंचेस के शॉट के साथ होती हैं, और इसमें खाली अधिकतम अंक का अंतर है, बाकी एक ही तरीके की लगभग शूटिंग है। उसके बाद अगर अपन 0.22 डिलेक्स राइफल की बात करते हैं तो इसमें इसकी लेंथ 43 इंचेस होती है और इसकी इफेक्टिव रेंज 25 यार्ड होती है। ओके, उसके बाद अगर अपन 7.6 mm SLR की बात करते हैं तो ये इसका 45 इंचेस इसकी लेंथ होती है, और इसकी मजल वेलोसिटी 2700 फीट और इफेक्टिव रेंज 300 यार्ड होती है। अगर अपन इनमें से देखें तो आपको जो 7.62 LMG है उसका याद रखना है कि 2700 यार्ड इसकी इफेक्टिव रेंज होती है, और इंसास की अगर आपको याद रखनी हो तो इसकी इफेक्टिव रेंज 400 मीटर होती है। उसके बाद आपको लीडरशिप ट्रेड्स में 1-2 याद रख लेना। अलर्ट होता है, लॉयल होता है, सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, नॉलेज होता है, इनिशिएटिव लेने वाला होता है, क्विक डिसीजन लेता है। पर्सनल डेवलपमेंट में आपको ये तीनों याद रखें, फिजिकल, सोशल, साइकोफिजिकल, फिलोसॉफिकल और एनवायरमेंटल। अग्निपथ स्कीम के बारे में यहाँ थोड़ा सा पढ़ लें, बाकी आपको इनके बारे में हर एक चीज़ में
आपको खुद एक लीडर के रूप में आपको चीज़ें लिखते जाना है, तो आपसे हो जाएगा। उसके बाद इन सबको एक बार आप गहरी नज़र से देख लें। इसमें आप योगा के नाम याद कर लें, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसमें आपको याद रखना है कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर होता है ना। अपनी जो इन्फेंट्री बटालियन होते हैं इसमें 6 मतलब राइफलमैन होते हैं और टोटल 10 होते हैं। और परमवीर चक्र जो है वो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, और इन सब के फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। उसके बाद मैप रीडिंग की अपन बात करते हैं तो मैप नॉर्थ 3 तरीके के होते हैं, और जीपीएस की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। सर्विस प्रोडक्ट 6x2 इंचेस। कन्वेंशनल सिंबल में आपको 1 2 3 ये जो हैं याद रहने चाहिए। ब्रिज वगैरह हैं, है ना, टेम्पल है, मस्जिद है, रेलवे लाइंस हैं, है ना, किला है, ये याद रहना चाहिए। अगर अपन एफसी मतलब फील्ड क्राफ्ट की बात करते हैं तो ग्राउंड्स के टाइप याद होने, डेड, ओपन, फ्लैट, अर्ट, ब्रोकन, हाई, और कवर्स याद होनी चाहिए, कवर फ्रॉम व्यू और कवर फ्रॉम फायर। ठीक है, उसके बाद आपको ये दोनों छिपाव याद होने चाहिए। उसके बाद आपको अब अम्ब्यूज का अर्थ याद होना चाहिए। सडन अटैक किस वे में होता है, 2 तरीके से होता है, दोनों लिखें। और छोटा क्वेश्चन भी पूछा था कि अम्ब्यूज से आप क्या समझते हैं, तो इसके प्रकार और इसको समझाने का पूरा तरीका होना चाहिए, है ना। पेट्रोल्स में आपको रॉकी और प्रोटेक्टिव दोनों याद होने चाहिए। इसमें आपको ये सेक्शन फॉर्मेशन बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। उसके बाद इन सबके फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद वॉर में कोई गलती होनी नहीं चाहिए। ठीक है, इसमें आपको परमवीर चक्र में 2 4 जो भी आपके नाम याद रहते हैं, मेजर सोमनाथ शर्मा सर, है ना, सूबेदार जोगिंदर सर, और मेजर शैतान सिंह सर, है ना, कैप्टन विक्रम भद्रा, ये 2 4 नाम आपको याद रह जाएंगे, उनको तो याद रखना ही है। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन आप याद कर लें। उसके बाद ये तीनों मनोज पांडे सर और आर हरी सर और विजय कुमार चौधरी सर, इधर है ना अपने गुरप्रीत पाल सर और एल के जैन सर। ओके, उसके बाद आपको रेड क्रॉस सोसाइटी, ओपेक, साक, नाटो, आशियान, इनके हेडक्वार्टर्स याद होने चाहिए। ये 2 4 जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं इनमें याद होना चाहिए। विजय दिवस और कारगिल विजय दिवस में अंतर समझ में आना चाहिए। उसके बाद आपको नेतृत्व की 3 पूछ ले तो तीनों याद होनी चाहिए। उसके बाद आपको ये डिजास्टर मैनेजमेंट में थोड़ा दिमाग से क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। उसके बाद सोशल अवेयरनेस में आपसे ये पूछे तो 2 4 याद रखने, रैली, प्लांटेशन वगैरह। उसके बाद हेल्थ एंड हाइजीन में योगा के नाम याद कर लीजिए, और विटामिन सी और डी को देख लीजिए। कमांड्स ऑफ आर्मी में ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थन, साउदर्न और सेंट्रल। फिर सेंट्रल के बाद याद करना साउथ वेस्टर्न। ठीक है, कंपास के कोई से भी 4 नाम आपको याद हो जाए जो कर लेना। चीज़ें क्यों दिखाई देती है इसका भी कारण है, शेप्स की वजह से, साइज़ की वजह से, शेपिंग की वजह से, शाइन की वजह से, सरफेस की वजह से और मूवमेंट की वजह से। ओके, इसमें आपको ये याद करनी है, जजिंग डिस्टेंस याद करनी है, यूनिट, मतलब इसके मेथड्स जितने भी हैं वो आपको याद होने चाहिए। एटलीस्ट 4 तो याद होनी चाहिए, यूएसए के तो याद हो जाएगा। उसके बाद मैप रीडिंग की अगर बात करते हैं तो इसमें एफसीबीसी वाला अंतर आपको समझ में आना चाहिए। ये जो कुछ चीज़ें बताई हैं, है ना, मैप, कंटूर, फ्लैट ग्राउंड, डेड ग्राउंड, इनकी परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद वॉर्स में आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। ऑपरेशन विजय याद रखना है, फील्ड मार्शल याद रखना है, और परमवीर चक्र फर्स्ट याद रखना है, और करंट में 3 नाम याद रखने हैं। इनमें से एक में भी संभावना है कि पूछा जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों के नाम याद होने चाहिए। लूला दा सिल्वा, प्रेसिडेंट ब्राज़ील, ठीक है, और प्रेसिडेंट इजिप्ट, इसका नाम है अल सीसी, ऐसे याद रख लेना। और ऋषि सोनाक तो आपको उनके याद ही है। तो जय हिंद, जय भारत।